Hello students, this is Vinay Sharma and you all are welcome to my channel Vinay Sharma Learning Portal and initiative by Teachers Group। आज हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी साइट्स जो थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स आज के बारे में हम बात करेंगे। द मोस्ट फेमस साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन यू कैन से एज द मोहनजोदारो, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या जो हड़प्पा सभ्यता थी या इंडस वैली सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मोहनजोदारो के बारे में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसको मोहनजोदारो जो था इसको किसने ढूंढा। तो द साइट वॉज फाउंडेड बाय राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी जी ने इस साइट को ढूंढा सबसे पहले। कब ढूंढा? 1922 में ढूंढा। और ये कहाँ पर मिली? सिचुएटेड रिवर कौन सी थी? बच्चों ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि मोहनजोदारो जो था ये कब ढूंढा गया। तो ये ढूंढा गया 1922 में। ठीक है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि कब ढूंढा गया भाई? 1922 में ढूंढा गया। हड़प्पा कब ढूंढा गया था? मुझे बताएंगे आप कि हड़प्पा कब ढूंढा गया था? तो भाई 1921 में ढूंढा गया था हड़प्पा। हड़प्पा कब ढूंढा गया था? 1921 में। और हड़प्पा को ढूंढने के वजह से ही, जो हड़प्पा फर्स्ट साइट थी, इसको ढूंढने की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि 1921 में सबसे पहले जो साइट ढूंढी गई थी, और ढूंढने वाले कौन थे ये मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में आप लोगों को, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सबसे पहले इस साइट को ढूंढने वाले कौन थे। तो 1921 में ढूंढी गई हड़प्पा, जिसकी वजह से इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी जो साइट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी साइट ढूंढी गई, वो ढूंढी गई 1922 में, मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो। ठीक है, किसके थ्रू ढूंढी गई? राखलदास बनर्जी के थ्रू ढूंढी गई। और किस रिवर के किनारे थी? तो बच्चों, द राइट कॉर्नर ऑफ इंदस रिवर। इंदस मतलब सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे इस रिवर को, इस साइट को ढूंढा गया। ठीक है, ये साइट सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के पोर्शन में हमें मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं सिंध प्रदेश। ठीक है, तो सिंध प्रदेश के एरिया में हमें मिलती है। और डिस्ट्रिक्ट क्या था? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में हमें ये मिलती है साइट। आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो था या मोहनजोदारो जो था, यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इम्पोर्टेंस बनाते हैं, जो वहाँ पर मिलती है। देखो बच्चों, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली। मोहनजोदारो में कई सारी चीज़ें मिली, बीट्स मिली और सील्स मिली और कुछ खिलौने मिले। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें थीं, जैसे कि 3 फेस गॉड, मतलब कि जो थे वो 3 मुख वाले जो थे वो देवता मिले, जिनके चारों तरफ जो थे वो अलग अलग जानवर थे, जिसमें बैल भी, शेर, ठीक है, तो हिरण, इस तरीके से जानवरों से चारों तरफ से घिरे हुए एक देवता मिलते हैं, जिनको हमने क्या बोला? पशुपति नाथ बोला, कि पशुपति नाम से देवता रहे होंगे, जो कि हमें ये कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया कि हाँ, ये हो सकता है कि जो शिव भगवान जो हैं उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन रखते थे। तो यहाँ पर हमें 3 फेस गॉड मिलते हैं, जिनको हमने पशुपति नाथ बोला। वो पशुपति कहाँ पर मिलते हैं भाई? मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट चीज़ हमें क्या मिली? 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली। दूसरा, लेडी डांसर ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जो कांस्य से बनाई गई थी। कांस्य मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कांस्य या फिर जो आपका कह सकते हो ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है भाई? ब्रॉन्ज मिलता है आपके, किससे मिलकर बनता है ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज मिलता है कॉपर प्लस टिन। ठीक है भाई, कॉपर और टिन। तो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है हमारा क्या? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज की ही मूर्ति वहाँ पर मिली। जैसे कि आप देखते हैं नटराज की जो मूर्ति देखते हैं, जो डांसिंग, आप कह सकते हो कि डांसिंग स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो मूर्ति सबसे पहले कहाँ मिली थी भाई? ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि सर ये सिर्फ
कांसे की ही मूर्ति क्यों मिली, किसी दूसरे मटेरियल की, किसी दूसरे मेटल की मूर्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि बच्चों उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो ब्रॉन्ज़ का ही यूज़ किया जाता था, क्योंकि आयरन का अभी तक यूज़ वहाँ पर नहीं था, वो फैमिलियर नहीं थे आयरन के यूज़ की वजह, आयरन के यूज़ से। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो मटेरियल मिलता है वो किसका मिलता है? ब्रॉन्ज़ का मिलता है। वैसे वहाँ पर दूसरे मटेरियल भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड मिलता है हमें, ठीक है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी चीज़ें भी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया वो क्या किया गया? ब्रॉन्ज़ किया गया। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है, जो ये एज बोल दी जाती है कि किस एरा का ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है, किस एरा में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। तो बच्चों वो थी कौन से एरा में? ब्रॉन्ज़ एरा। कौन सा एरा? ब्रॉन्ज़ एरा, मतलब कांस्य युग। कैसा युग? कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग। तो कांस्य युग में हमें ये देखने को मिलता है पूरी की, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? कांस्य युग पड़ जाता है, मतलब ब्रॉन्ज एज पड़ जाता है, ठीक है। टाइम इंटरवल मैंने आपको बताया था कि इसका टाइम इंटरवल क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस काल से लेकर किस काल तक चली थी, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो यहाँ पर तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली भाई? द ग्रेट बाथ और राशन स्टोरेज, मतलब महान स्नानागार और अन्नगार। बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि महान स्नानागार क्या था। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा, अगले स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे कि महान स्नानागार क्या था और अन्नगार क्या था। मतलब अन्न का मतलब क्या है भाई? अन्न का मतलब यहाँ पर ग्रेन्स का है, ठीक है ना। अन्न से क्या मतलब है? ग्रेन से है, खाने वाली होते ना, तो ग्रेन्स से यहाँ पर मतलब क्या बात की जा रही है कि जो ग्रेन्स थी, जो खाद्य पदार्थ जो थे, उनके बारे में यहाँ पर बात करें कि खाद्य पदार्थ कौन कौन से और किस किस तरीके से रखे जाते थे। जैसे स्टोरेज होती है ना भाई, स्टोरेज रखी जाती है वहाँ पर, क्या नाम है, गवर्नमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी आपको पता होगा कि राशन सिस्टम चलाती है, तो वहाँ उसके लिए भी कोई स्टोरेज रखती है वो, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी ग्रेन्स के लिए अन्नगार बनाया गया था, अन्न को रखने के लिए भी वहाँ पर एक जगह बनाई गई थी, स्टोरेज रूम बनाया गया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात कर, और फोर्थ टर्म में यहाँ पर क्या बात करें? कॉटन क्लोथ्स। देखो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में 8 में 9th में 10th में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं, उन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट आपके क्या होते हैं, कह सकते हो एटमॉस्फेयर होता है, वेदर होता है, क्लाइमेट कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो वहाँ के कल्चर भी डिफ़र करते हैं। वहाँ के कल्चर भी क्या करते हैं? डिफ़र करते हैं। बिल्कुल अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, खान पान अलग होता है, ठीक है, रहन सहन अलग होता है। जैसे ये वाला जो नॉर्थ आपका, सॉरी, ये जो साउथ वेस्ट का जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये कैसा पार्ट है भाई? ये पार्ट है कोस्टल पार्ट, मतलब जहाँ पर समुद्र है। क्या यहाँ पर? समुद्र है। तो यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग क्या खाएंगे भाई? यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग क्या खाएंगे? यहाँ पर ज़्यादातर लोग खाएंगे जो सी फूड है, सी फूड खाएंगे, सी फूड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कपड़े कैसे पहनेंगे? अगर यहाँ पर मान लीजिए कोस्टल लाइन है, तो यहाँ पर पानी भी कभी भी बरस सकता है, बारिश भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, अरेबियन सी वाला जो पोर्शन है, ये हॉट करंट है। हॉट करंट मतलब ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि समुद्र की कुछ धाराएं होती हैं, जैसे ठंडी धारा या गर्म धारा। या मैं बहुत सिंपल कहूँ तो पानी ठंडा है या गर्म है? अगर मैं बहुत सिंपल बोलूँ तो पानी समुद्र का ठंडा है या गर्म है, उससे उस जगह का एटमॉस्फेयर, उस जगह का क्लाइमेट कंडीशंस के डिफ़र करती हैं। तो लोग कपड़े कैसे पहनेंगे भाई? हल्के कपड़े पहनेंगे। हल्के कपड़े क्यों पहनेंगे? क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है और ज़्यादा ना टेम्परेचर हाई होगा, ना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। तो इस तरीके से वहाँ पर जो कपड़े हैं वो कैसे पहने जाएंगे? कॉटन वगैरह जैसे कपड़े पहने जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला एरिया था, नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, तो ये कैसा पोर्शन है भाई? ड्राई पोर्शन है। कैसा पोर्शन है? ड्राई पोर्शन है। अब यहाँ पर ड्राई पोर्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर वेदर कैसा होगा? हॉट होगा, गर्म होगा।
तो लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, जो उनको गर्मी से बचा सके, मतलब जो ऐसे कपड़े जो ज़्यादा आपके जल्दी गर्म ना हो, जो बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल रखे, तो वो पहनेंगे कॉटन के कपड़े। ज़्यादातर किसके कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी कॉटन, क्योंकि मोहनजोदारो आपको पता है पाकिस्तान के पोर्शन में था। ये जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान का पोर्शन है, तो यहाँ से इंदस रिवर निकलती थी और यहाँ पर ये पूरी हमें साइट मिलती है इस पोर्शन में। ठीक है भाई, यहाँ मिलता है हमें क्या, मोहनजोदारो, इस पोर्शन में मिलता है। तो अब इस पोर्शन में मिलने की वजह से यहाँ पर कैसा पोर्शन है भाई, हॉट वेदर है। वेदर कैसा है, हॉट वेदर है। तो हॉट वेदर होने की वजह से यहाँ पर लोग कपड़े कैसे पहनेंगे भाई, सूती कपड़े पहनेंगे। कैसे कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले। अब ये नहीं कि पूरी भाई शर्ट मिली है या फिर पूरी पैंट मिली है, नहीं, कुछ साक्ष्य मिले हैं कपड़ों के, जो कि कैसे कैसे फाइबर से बने थे, कैसे टेक्सटाइल से बने थे, तो वो थे आपके कॉटन से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मोहनजोदारो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह मोहनजोदारो, मैंने आपको लास्ट उसमें सेशन में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइडेड थी हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदारो पार्ट, जिसमें एक तरफ जो था वो दुर्ग एरिया था, मतलब सीटाडेल था, उचला भाग था, और एक तरफ निचला भाग था। ये ऊपर का एरिया था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, दुर्ग बोला। क्या बोला भाई, दुर्ग बोला। दुर्ग मतलब सीटाडेल, या फिर आप कह सकते हैं कि ऊपरी भाग। ठीक है भाई, क्या बोला, सीटाडेल या फिर ऊपरी भाग, या उचला शहर या उचला नगर, तो सीटाडेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दुर्ग ऊपर का पार्ट, और इसी तरीके से नीचे का भी पार्ट था, और यहाँ पर क्या था, नीचे का भी पार्ट था जहाँ पर शहर बसा हुआ था। ऊपर वाले पार्ट में पॉपुलेशन कैसे थी भाई, कम थी। पॉपुलेशन कैसी थी, कम थी। यहाँ पर पॉपुलेशन कम थी। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इस वाले पार्ट के, इस वाले पोर्शन की, तो ये था लोअर टाउन, निचला शहर। ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी थी, यहाँ की पॉपुलेशन थी भाई हाई पॉपुलेशन, ज़्यादा लोग रहा करते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है ऊपरी दुर्ग का पार्ट, ऊपरी सीटाडेल का पार्ट, ऊपरी हिस्से का पार्ट, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, यह है निचले लेवल का पार्ट, लोअर लेवल का पार्ट। ठीक है भाई, यह है लोअर टाउन। इसके बारे में आगे और भी मैं आपको बताऊंगा इन डीप। तो ये है लोअर टाउन, और ये वाला जो पार्ट है ये है अपर टाउन। ये क्या है, अपर टाउन है, और ये वाला पार्ट क्या है, लोअर टाउन है। तो कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी भाई, लोअर टाउन में पॉपुलेशन ज़्यादा थी। पॉपुलेशन कम कहाँ पर थी भाई, अपर टाउन में पॉपुलेशन कम थी। अमीर लोग रहा कहाँ करते थे, अपर टाउन में रहा करते थे। और व्यापार वगैरह सारे इकोनॉमिकल, सारे जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कार्य जो होते थे वो कहाँ किए जाते थे भाई, लोअर टाउन में किए जाते थे। अभी रिसेंटली हमने बात की अन्नगार के बारे में, स्नानागार के बारे में, तो वो कहाँ मिला भाई, अपर पार्ट में मिला। और लोअर पार्ट में तो जैसे हम लोग, जैसे आज के टाइम पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दो टाउन्स डिवाइड किए हुए थे, ठीक है ना, और किस तरीके से ल्यूटियंस ने दिल्ली को बसाया। तो दिल्ली भी पहाड़ी पर बसी हुई है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो दिल्ली है पूरी की पूरी, ये एक पहाड़ी पर बसी हुई है। जो आपका सेंटर पार्ट जो है वो पहाड़ी पर एरिया पे बसा हुआ है। जैसे कि आपका राष्ट्रपति भवन की अगर मैं बात करूँ तो वो एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, और वो पहाड़ी कौन सी है, रायसीना पहाड़ी है। ठीक है ना, अरावली हिल्स का एक पार्ट है रायसीना पहाड़ी, जिसको ल्यूटियंस ने दिल्ली के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बसाया था। तो वो भी एक पहाड़ी पर बसाया हुआ था, एक ऊंचाई पर बसाया हुआ था। इसी तरीके से इसको भी ऊंचाई देने के लिए नीचे बेस बनाया गया पहले, और उसके बाद इसको पूरे नगर को बसाया गया। तो इसी वजह से बहुत बड़ा एक साइट बन जाती है, बहुत बड़ी एक साइट बन जाती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ये है आपका इंडिया, ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर क्या है, इंडिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसका पार्ट है भाई,
ये तो है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा साउथ ईस्ट, ये वाला पोर्शन है हमारा साउथ वेस्ट, और ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिमी पोर्शन। तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन है भाई? उत्तर पश्चिमी पोर्शन है इस वाले एरिया में। ठीक है, और हमने देखा कि ये जा रही है इंदस रिवर, ये यहाँ से ओरिजिनेट करती हुई यहाँ से होते हुए इस तरीके से अरेबियन सी में इंदस रिवर चली जाती है। ठीक है, कौन सी रिवर? इंदस, मतलब सिंधु नदी। अब जब यहाँ से सिंधु नदी जाती है तो यहाँ पर कुछ रिवर्स दूसरी भी मिल जाती हैं इसे, जिसमें से एक रिवर थी, कौन सी रिवर? रावी रिवर। और रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था भाई? हड़प्पा बसा हुआ था। कौन सी कौन सी नदी के, सॉरी, रावी नदी के किनारे। ठीक है भाई, रावी नदी के किनारे, जिसको ढूंढा किसने था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कब ढूंढा था ये मैं आपको बता देता हूँ, 1921 में। हिंट दे देता हूँ, कुछ दया करने वाले लोग थे जिन्होंने इसको ढूंढा था, तो वो आप मुझे बताएंगे कि क्या नाम था उनका जिन्होंने इसको हड़प्पा को ढूंढा, जो कि दया कर देते थे थोड़ी बहुत। ठीक है ना, तो आप ये मुझे बताएंगे कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थे? मैंने बता दिया, रावी नदी के किनारे। कब ढूंढा? कि 1921 में ढूंढा। किसने ढूंढा? दया करने वाले लोगों ने ढूंढा। तो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन थे वो जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को ढूंढा। और अगर आपको फिर भी याद ना आए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, वापस आते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो था ये था मोहनजोदाड़ो का पोर्शन, जो कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में था। और यहाँ पर ही कौन सी रिवर है भाई? ये जो रिवर जा रही है, मेन रिवर जो ये जा रही है, ये कौन सी रिवर है? यह है इंदस रिवर। बच्चों, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये एज इट इज़ आपसे बोर्ड में पूछी जाती हैं कि आप मैप में प्लॉटिंग करो कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर था या फिर किस नदी के किनारे था। या आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कब ढूंढा गया, किसने ढूंढा? तो 1922 में ढूंढा गया। किसने ढूंढा? आर.डी. बैनर्जी ने ढूंढा। कहाँ ढूंढा? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ढूंढा। किस नदी के किनारे ढूंढा भाई? तो इंदस वैली के मतलब इंदस नदी के किनारे ढूंढा। इसमें बताने के लिए बच्चों और भी बहुत सारी चीज़ें इन डीप, लेकिन उतना जानना इम्पॉर्टेंट है जितना आप उसको इस टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम कर सको। जब आप इसको और डीप पढ़ेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें ये ऐसा नहीं होता कि सभी चीज़ें आपको अभी बता दी जाए और आप एकदम से ग्रैब कर लेंगे, उसको अचीव कर लेंगे। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हैं तो बच्चों आप जिस मर्जी टीचर से पढ़ लीजिए, जितने मर्जी अच्छे आप वीडियोस देख लीजिए, जितने अच्छे आप टीचर्स के साथ लिंकअप हो जाइए, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते बच्चों, तो आपके लिए एक गोल अचीव करना, एक हायर गोल अचीव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, उसको आप चेक कीजिए कि क्या सर सही बता रहे हैं, क्या सर ने ऐसा बताया जो वो एग्जैक्ट है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न क्या है। ये हड़प्पा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये रवि के किनारे ही क्यों है। मोहनजोदाड़ो जो है ये आपकी इंदस के किनारे ही क्यों है, नाम इसका इंदस वैली ही क्यों पड़ा। ये सब चीज़ें बताई भी जा रही हैं। अगर आप ये सब चीज़ें ढूंढेंगे अपने आप से, तो बच्चों ये मेरी गारंटी है कि आप कभी भी, चाहे आप फर्स्ट वीक पढ़िए या फिर आप लास्ट थर्ड, जो आपका 365वां दिन जो होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, आप तब पढ़िए, आपको याद रहेगा। क्योंकि आपने उसमें क्या किया है बच्चों? रिसर्च की है, आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की है। और वो भी कैसे? सेल्फ, खुद से किया हुआ काम कभी कोई नहीं भूलता। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो मेन बात यहाँ पर यही है कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर मिलती है हमें? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। कब मिलती है? 1922 में मिलती है। और इसमें आपके ढूंढने वाले कौन थे? राकलदास बैनर्जी जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सबसे पहला फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के। वो क्या था? अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर, मतलब कि एक नगरीय योजना के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक नगर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक नगर जो था वो सेटअप किया गया, एक नगर जो था वो बनाया गया। तो यहाँ पर बात कर रहा था सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट कैसे डिवाइडेड था भाई? 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था।
कौन कौन से सेक्शंस में डिवाइडेड था? 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 सेक्शंस कौन कौन से थे। तो एक था सीटाडेल, जिसको हमने क्या बोला? ऊपरी दुर्ग बोला। सीटाडेल, यहाँ पर सीटाडेल आपको दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला? ऊपरी दुर्ग बोला। और एक हमें दिखता है लोअर टाउन, जिसको हमने क्या बोला? निचला शहर बोला। तो एक ऊपरी शहर, एक निचला शहर, इस तरीके से 2 शहर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऊपरी शहर जो था इसको हमने बोला सीटाडेल, और जो लोअर टाउन था इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला निचला शहर। अब यहाँ के कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे कि कुछ फीचर्स उसमें किस तरीके से रहे होंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कुछ फीचर्स के बारे में तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सीटाडेल जो था वो क्या था? हाई एल्टीट्यूड पर था। किस पर था भाई? हाई एल्टीट्यूड पर था। और हाई एल्टीट्यूड पर होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हाई एल्टीट्यूड मतलब क्या है? ऊंचाई ज़्यादा होना। यहाँ पर क्या थी भाई? ऊंचाई ज़्यादा थी। जैसे कि आपने ये देखा ना कि यहाँ पर बात करें सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था। तो हमने देखा कि पहला सेक्शन क्या था? सीटाडेल था, और दूसरा सेक्शन क्या था? लोअर टाउन था। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि लोअर टाउन जो था वो किस तरीके से बनाया गया था और सीटाडेल जो था वो किस तरीके से बनाया गया था। तो जो सीटाडेल था वो हाई एल्टीट्यूड पर था। हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या था? कि यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया गया था। इसको ज़्यादा ऊंचाई पर बनाने जाने की वजह से इसकी जो कह सकते हो कि ग्राउंड लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। दुर्ग का मतलब ही बच्चों ऊंचाई पर बना हुआ होता है। ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं, फोर्टिफाइड बाय हार्ड रॉक्स एंड ब्रिक्स। तो ये कैसे बना? फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्टिफाइड का मतलब होता है घेरा हुआ या किलेबंदी। ठीक है, घेरा हुआ या फिर किलेबंदी, मतलब जो चारों तरफ से क्या किया जा सके? घेरा जा सके। जैसे मान लेते हैं कि एक घर बनाया गया है ये, ठीक है, और इस घर को क्या कर दिया भाई? चारों तरफ से दीवारों से घेर लिया। तो ये क्या बन गया भाई? फोर्टिफाइड हो गया। ये क्या हो गया? किलेबंदी कर दी गई, इसको घेर लिया गया। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर तीसरी जो बात करता है वो क्या बात करता है? पॉपुलेशन के बारे में। तो सीटाडेल जो था उसकी पॉपुलेशन क्या थी? लो थी। और वहीं अगर अब लोअर टाउन की बात करें तो पॉपुलेशन कैसी थी? हाई पॉपुलेशन थी। ठीक है। लो एल्टीट्यूड पर था, मतलब ऊंचाई पर कम था। सेम वॉल्ड एज अपर टाउन। वॉल्ड का मतलब क्या है? दीवारों से घिरा हुआ। जैसे यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं इसी तरीके से ये भी था, दीवारों से घिरा हुआ। अब आगे चलते हैं, सेकेंड फीचर की बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो आर्कियोलॉजिस्ट डिजिग्नेट दिस एज अ सिटाडेल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया? सिटाडेल और लोअर टाउन इसको बोला गया। आगे बात करता है, द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड एंड सेवरल बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। कि वो भी एक प्लेटफॉर्म पर एक नींव, देखो बच्चों मकान बनाने से पहले रखनी पड़ती है नींव। तो ये लोअर टाउन जो था ये भी एक नींव पर रखा गया था। ये भी एक कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं ना लोअर टाउन, ये भी किस पर रखा गया था? एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। इसके बाद बात करता है कि which served as foundation, it has been calculated if the labor moved roughly a cubic meter of earth daily। मतलब यहाँ पर क्या था कि इस बेस को बनाने के लिए, इजी अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ तो इसको बेस को बनाने के लिए कई लोगों का, कई मजदूरों का, कई आप कह सकते हैं कि श्रम का, जो आपके फिजिकल श्रम जो होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोगों की मजदूरी हम इस्तेमाल करते हैं सामान उठाने में, ढोने में, ईंटें उठाने में। तो कई हज़ार मजदूरों ने यहाँ पर मिलकर उसकी नींव तैयार की और तब जाकर वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके ऊपर पूरा का पूरा लोअर टाउन और अपर टाउन, मतलब सिटाडेल और निचला शहर दोनों बसाए गए। ठीक है भाई, इतना समझ में आया आपको। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में बात कर रहा है कि लेइंग आउट ड्रेन्स, नाली निकासी व्यवस्था। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना
कि किस तरीके से जो था वो नाली निकासी व्यवस्था जो थी वो की गई थी, किस तरीके से जो पानी की व्यवस्था जो होती है, घरों से जो नालियाँ निकलती है, घरों से जो गंदा वेस्ट पानी निकलता है, सीवेज जो होता है, वो किस तरीके से कनेक्टेड था, वो किस तरीके से बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पर बात करें कि रोड्स एंड स्ट्रीट वर laid out along an approximated ग्रिड पैटर्न। तो ये कैसे बनाया गया था? ग्रिड पैटर्न से बनाया गया था। ग्रिड पैटर्न क्या होता है बच्चों? ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो भी आप लाइनें बना रहे हैं या जो भी आप क्या नाम है किसी भी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं तो वो एक समकोण पर होगा, मतलब बराबरी पर होगा। अगर आप 15 फीट की एक गली बना रहे हैं तो नेक्स्ट गली जो काटेगी वो 15 फीट के बाद एक समकोण पर काटेगी, एक बराबर पैरेलल लाइन पर काटेगी। उसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। इंस्ट्रक्टेड एज द राइट एंगल्स, जो बिल्कुल कैसे हो, एक राइट एंगल पे जो है वो रिलेट करते हो, राइट एंगल पे एक दूसरे को डिवाइड करते हो। इट सीम्स दैट द स्ट्रीट विद द ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट, कि पहले क्या बनाई जाती थी? पहले बिछाई जाती थी सड़कें। यहाँ पर जो बात कर रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि ऐसा लगता है कि नालियाँ व सड़कों को बिछाया गया था। मतलब पहले क्या बिछाई गई थी? सड़कें बिछाई गई थी। और उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद यहाँ पर नाली को बनाया गया। ठीक है भाई, पहले यहाँ पर सड़कें बिछाई गई, फिर नालियाँ बनाई गई और उसी के अकॉर्डिंग घर बनाए गए। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाए गए? घर बनाए गए। और ये नालियाँ आगे जाकर, बाहर जाकर, बिल्कुल मतलब शहर से बाहर निकलकर एक मेन हॉल में डिपॉजिट की जाने लगी। ठीक है, तो पहले बनी सड़कें, पहले बने रोड्स, फिर बनी नालियाँ, ड्रेन्स, देन क्या बनी? घर बने। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो था वो पूरा तैयार किया गया व्हेन द लाइन आउट द ड्रेन्स। आगे बात करता है इसमें, ये हिंदी में इसको आप देख लेंगे, मैंने सारा का सारा वैसे भी आपको ट्रांसलेट कर ही दिया है। ठीक है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियाँ बनाई गई थी। तो ये है वो प्लेन पैटर्न जिसमें वो नालियाँ बनाई गई थी। पहले सड़कें बनाई गई, उसके बाद ये नालियों का स्ट्रक्चर बनाया गया और उसके आसपास घर बनाए गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया था आपको कि पहले सड़कें बिछाई गई थी, नालियाँ बनाई गई थी, एंड उसके बाद फिर जाके हड़प्पा सभ्यता में या मोहनजोदारो में क्या किया गया? घरों की बनावट की गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं कि घरेलू बनावट किस तरीके से थी। तो द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब क्या होता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब होता है रहने लायक घर, रहने वाली व्यवस्थाओं वाले घर जहाँ पर लोग रहा करते थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। हड़प्पा सभ्यता में जो घर मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो घर मिले थे, जो हड़प्पा साइड पर जो घर मिले थे वो बहुत डिफर थे। अगर हम बात करें, कंपेयर करें टू दी हड़प्पा जो मोहनजोदारो में मिलने वाले जो घर थे, जो मोहनजोदारो में घर मिले दे वर मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यहाँ पर क्या बात करता है भाई? कि उन घरों के बीचों बीच क्या होता था? आंगन होता था। क्या होता था भाई? आंगन होता था घरों के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, और उस आंगन के चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं कि ये आंगन बनाया गया है। ठीक है, एक आंगन बनाया गया है और इस आंगन के चारों तरफ यहाँ पर रूम्स बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या बनाए जाते थे? रूम्स बनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट कोर्टयार्ड होता था आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती थी? ये आपके रूम्स हुआ करते थे। ठीक है, चारों तरफ क्या हुआ करते थे? रूम्स हुआ करते थे। कि पहले बनेगा कोर्टयार्ड और दूसरी जगह पर बने जाएंगे उसके चारों तरफ क्या? रूम्स। तो इस तरीके से पूरे पैटर्न को बनाया जाता था, घरेलू बनावट की जाती थी, जिसमें कुकिंग, जिसमें वेविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर्स, मतलब अलग अलग वेदर्स से रिलेटेड वहाँ पर खान पान, कपड़े, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर, किसी भी जगह का कल्चर उसके जो डिपेंड करता है वो उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है ना, तो पहले बनाए जाते थे आंगन, और आंगन के चारों तरफ क्या होते थे? रूम्स होते थे, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कुकिंग, वेविंग और वॉशरूम वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए भी, पर्सनल यूज़ के लिए भी रखा जाता था। which is also interested in the apparent concern for privacy।
और यहाँ पर ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि मोहनजोदारो या हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम पीरियड में आज से ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो कितने साल पुरानी, भाई मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर आपको टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है कि आज से BCE में कितना टाइम इंटरवल हो चुका है, तो मैंने इजी मेथड बताया था आपको कि 2600 BCE माना जाता है कि NCERT जो बोलती है कि 2600 BCE में इस्टेब्लिश हुई थी आपकी क्या नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और आज क्या चल रहा है 2020 चल रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों, क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो गया, अगर मैं बोलता हूँ कि 2600 के करीब करीब ये मिली थी और आज के टाइम पीरियड में चल रहा है 2020, तो बच्चों हो गया कितना 4620 ईयर्स बैक ये सिविलाइजेशन थी। मतलब कि आज से 4620 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन थी। और इस सिविलाइजेशन में उस टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था किस चीज़ का भाई, प्राइवेसी का। किस चीज़ का भाई, प्राइवेसी का। देयर आर नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल की तरफ जो दीवारें थीं उस पर कोई भी विंडोज़ नहीं बनाई जाती थी। द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव द डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर, मतलब कि अगर आपका ये मेन गेट है और ये पूरा आपका आंगन है और ये आपके इसके कमरे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं देख सकते कि घर के अंदर क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, विलेजेस में बड़े बड़े घर होते हैं, तो उनमें एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत हो, हम जब जाते हैं एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आंगन है, इस तरीके से एंट्री गेट है। ठीक है, इस एंट्री गेट से जब आप आगे आगे बढ़ते हैं तब आप जाके राइट या लेफ़्ट हो जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि या तो आपके रूम्स यहाँ पर बने हैं या फिर यहाँ पर बने, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट व्यू आपको इन रूम्स का नहीं मिलता आज भी। इसी तरीके से उस टाइम पीरियड में भी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था मोहनजोदारो में, उसी के अकॉर्डिंग घरों की बनावट की जाती थी। ये देख लीजिए आप कि ये होता था मेन एरिया, जो घर का एक मेन एरिया होता था वो इस तरीके से होता था, जिसमें ये एंट्री पॉइंट होता था। इस एंट्री पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कोई भी रूम, ठीक है, यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं इनमें से एक भी रूम आपको नहीं दिखेगा। जब आप एंट्री करेंगे तो इसमें से एक भी रूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, एक वॉल है। आप पहले एंट्री करेंगे, उसके बाद आप एक वॉल देखेंगे, इसके बाद आप टर्न होकर आगे बढ़ेंगे, तब आप जाके किसी एक आंगन में पहुँचेंगे जिसके आसपास क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट रूम्स होंगे। जैसे ये डिफरेंट रूम्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ होंगे, जगह होंगी जिसमें किचन होगा, जिसमें वॉशरूम होगा, जिसमें रेस्ट रूम होगा, ठीक है, बैठक होगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। और हर एक घर में बाथरूम होगा जो कि पक्की ईंटों से बना जाएगा, और साथ में ड्रेन्स कनेक्टेड होंगी। ड्रेन्स कनेक्टेड का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर नालियाँ होंगी जिसमें से जो वेस्ट पानी है, जो वेस्ट सीवेज जो है हमारे, वो निकाले जाएंगे। और बहुत सारे हाउसेस, मतलब आप ये लगा लीजिए 700 प्लस के करीब यहाँ पर कुएं मिले हैं घरों के आसपास। इसका मतलब क्या था कि अच्छी अवेलेबिलिटी भी थी किस चीज़ की, वाटर की। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो हम देखेंगे सीटाडेल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ सीटाडेल क्या था। सीटाडेल एक ऊपरी दुर्ग था, ऊपर बना हुआ एरिया था। मोहनजोदारो में इस तरीके से दो स्ट्रक्चर थे, जिसमें ये वाला जो एरिया था ये सीटाडेल कहलाता था, और ये वाला जो एरिया था ये लोअर टाउन कहलाता था। ठीक है भाई, ये क्या कहलाता था, लोअर टाउन कहलाता था। यहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहा करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रिक से, वुड से, मतलब जो लकड़ी वगैरह थी उनसे मिलकर बना था, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में तो भाई लकड़ियाँ को तो अवशेष जो हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया था सीटाडेल का, ऊपरी दुर्ग का या फिर ऊपरी इलाके का। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों बात आती है आपके द ग्रेट बाथ के बारे में। द ग्रेट बाथ मतलब महान स्नानागार, महान स्नानागार। ठीक है, ये महान स्नानागार बच्चों
इसके बारे में जो बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ टाइम पीरियड में आपके बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में ये कभी ना कभी टर्म कर चेंज कर करके क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के मीनिंग को, क्वेश्चन के आप कह सकते हो लैंग्वेज को चेंज कर करके इसके बारे में पूछा जाता है। द ग्रेट बाथ क्या था, द ग्रेट बाथ का यूज़ क्या था, या फिर किसी फेस्टिवल के लिए कहाँ पर लोग इकट्ठा किए जाते थे, यहाँ पर कहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि द ग्रेट बाथ क्या था। तो द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ये क्या था बच्चों, एक टैंक की तरह का था इस तरीके से, जिसके चारों तरफ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए कि कोर्ट यार्ड, यहाँ पर चारों तरफ आंगन बना हुआ था, यहाँ पर चारों तरफ कह सकते हो एक सर्टेन प्लेस बना हुआ था। ये मैं आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से द ग्रेट बाथ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था वो पूल टाइप का, जैसे आज होता है ना जलाशय टाइप का, जैसे स्विमिंग पूल होता है जिसमें बीच में जो होता है वो गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा जाता है, फिर साइडों में क्या होती है आपके इस तरीके से स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। और यहाँ पर इस जगह पर क्या था, साथ में रूम्स बनाए गए थे। यहाँ इन एरियाज़ में क्या बनाए गए थे भाई, रूम्स बनाए गए थे कि जो लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा होंगे किसी फेस्टिवल पे, किसी ओकेशन पे, तो जब नहाने धोने के बाद वो क्या करेंगे, अपने चेंज भी कर सकते हैं, अपने क्लोथ्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। और यहाँ पर क्या था, देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ से क्या कर सकते थे, एंट्री ले सकते थे। जैसे नॉर्थ का पोर्शन आप देख सकते हैं और ये जिसके जस्ट अपोजिट साउथ का पोर्शन, तो यहाँ और इस पोर्शन से इन दोनों जगह से क्या ले सकते थे, एंट्री ले सकते थे टू द पूल, ठीक है, अंदर टैंक में आप जा सकते थे। विच वॉज मेड द वाटर टाइट बाय द सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज एंड यूजिंग द मोटर ऑफ जिप्सम, की जिप्सम से उसके चारों तरफ क्या की गई थी, प्लॉटिंग की गई थी, चारों तरफ उसको घेराव किया गया था। और ये इतनी ऊंचाई या कितनी गहराई तक इसको पूरा बनाया गया था, तो 273.22 इस जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना आप पूरा नंबर ना चाहे तो आप याद नहीं भी कर सकते, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 273.22 जो था ये फीट आपके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ये पूरा का पूरा द ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स में मैंने कुछ बताया हुआ है कि देयर वर रूम्स थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ, ये इस पिक्चर में पूरा क्लियर है नहीं, लेकिन इसके चारों तरफ जो थे वो रूम्स बने हुए थे, ठीक है बच्चों, इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। और यहाँ पर ये मेन टैंक था, जहाँ पर नॉर्थ में और साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ यहाँ पर स्टेयर्स थी, यहाँ से आप जो थे एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर पानी भरा होता था जिसमें आप इसमें एंट्री ले सकते थे। ऑन द 3 साइड्स इन वन ऑफ विच अ लार्ज वेल, और बीच में जो था क्या था, एक गहरा गड्ढा था, एक गहरा कुआं था, एक टैंक था जिसमें पानी को फिल किया जाता था। अक्रॉस अ लैंड ऑन द नॉर्थ ले द स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 रूम्स, और यहाँ पर कितने रूम्स थे, 8 रूम थे, ठीक है भाई, कितने रूम्स थे टोटल मिलाकर, 8 रूम्स को बनाया गया था इसके चारों तरफ, ठीक है, 8 रूम्स को बनाया गया था। फॉर ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर, जो कि 4 इस साइड थे और ये टैंक था आपका बीच में, और 4 इस साइड टोटल रूम्स बनाए गए थे। नॉर्थ और साउथ में यहाँ पर एंट्री की जाती थी टू ड्रेन दैट अलोंग द कॉरिडोर्स, और यहीं से कॉरिडोर से ही क्या किया जाता था, ड्रेन आउट कर दिया जाता था, मतलब पानी की निकासी कर दी जाती थी, ठीक है। और जब दोबारा कोई ओकेशन, कोई फेस्टिवल होता था तो दोबारा से इसको फिल करके, दोबारा से इसको क्या किया जाता था, फिल किया जाता था, दोबारा से इसको भरा जाता था। और भरने के बाद क्या कर दिया जाता था भाई, दोबारा से लोग इकट्ठा होते थे, पानी भर दिया जाता था पूरा यहाँ पर, और लोग इकट्ठा होते थे और दोबारा से यहाँ पर इस फेस्टिवल को, किसी भी फेस्टिवल को मनाया जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे आप छठ पूजा मनाते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि पहले आप एक जलाशय बनाते हैं, ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, एक जलाशय बनाते हैं, एक पूल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप एक पूल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर उसके चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं, और फिर उसके अंदर आप क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। इस तरीके से आप उसके अंदर क्या भर देते हैं भाई,
पानी भर देते हैं और फिर पानी भरने के बाद उस फेस्टिवल को मनाया जाता है। लोग बाग आते हैं और लोग बाग आने के साथ वहाँ पर जो है वो अपने कार्यक्रम करते हैं, जैसे सुबह सुबह जल चढ़ाना, सूर्य भगवान की पूजा करना, आरती करना। तो छठ वाले टाइम पीरियड में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते थे वहाँ पर भी, जिसको द ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा उसका स्ट्रक्चर द ग्रेट बाथ का। इसके बाद जो हम करेंगे उसमें हम करेंगे किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न से वहाँ पर लोग रहा करते थे, सामाजिक सोशल एक्टिविटीज़ किस तरीके से थी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किस तरीके थी, लग्जरियस जो लाइफ थी वो किस तरीके से जीते थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और किसी का कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है मुझे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विनय शर्मा लर्निंग पोर्टल।